नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। आज हम आप लोगों को फिर से स्टैटिक जी के 30 से प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि आपके ये आगामी यूपी पेपर को देखते हुए हमने सब प्रश्न लिया है। आपसे इसमें संविधान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स से सब मिलाकर आपका 30 प्रश्न बनते हैं, 5-5 से आपसे पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। अब प्रश्न शुरू करने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सुमेलित करने वाला है। इसमें अधिकांश बच्चे कन्फ्यूजन चले जाते हैं, क्योंकि बात ये कि यहाँ देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे आपको इल्तुतमिश के बारे में पता है या सिकंदर लोदी के बारे में पता है, तो 2 चीज़ आप मिला लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 3 चीज़ दे दे, 4 दे देता है, तो कम से कम आपको 2 लोगों के बारे में पूरी बात पता हो, तब आप कूट बड़ी आसानी से मिला लेंगे। तो क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहे हैं आपसे कि सूची फर्स्ट और सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अब ये पूछ रहा कि ये यहाँ पर कुछ इमारतें दिए गए हैं, कौन बनाया है? क्या इल्तुतमिश के सामने क्या लिखा है? जौनपुर सिटी। फिर सिकंदर लोदी के सामने फतेहपुर सीकरी। फिर अकबर के सामने जामा मस्जिद, जो बताइए पड़ेगा। फिर फिरोज शाह तुगलक के सामने आगरा सिटी। तो क्या सही बात है कि इल्तुतमिश के सामने जो जौनपुर सिटी लिखा है, तो इल्तुतमिश ने ही बनाया था? सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अब जब तक आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक आप अपना सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखिए, तो फतेहपुर सीकरी अब देखा जाए तो आपका क्या इसमें उत्तर, जो फतेहपुर सीकरी है, ये अकबर ने इसकी आधारशिला 1569 में रखी थी, जो 1584 में पूर्ण हो गई। ठीक, अब 1570 में अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। तो आप कह सकते फतेहपुर सीकरी किससे संबंधित है? फतेहपुर सीकरी ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है अकबर से। किससे? अकबर से। अब आप इसी देख लीजिए, क्या सी का कहीं 2 दिखाई पड़ रहा है? ये देखिए, सी का आपको यहाँ पर 2 दिखाई पड़ रहा है, यानी ऑप्शन ए वाले में और एक डी में। इन्हें भी आपका ऑप्शन है क्लियर नहीं हो पाया। तो अब हम क्या करेंगे, चूक बी और सी को तो काट देंगे, ये तो हमारा उत्तर कभी नहीं हो पाएगा। ये तो ए होगा या तो डी होगा। चलिए अब देखते हैं, अकबर का पता चल गया, या तो इल्तुतमिश के। अब देखिए जौनपुर सिटी की बात करते हैं। किसकी? जौनपुर सिटी। तो जो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, हमको जो पता था हम यहाँ से पकड़ लिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर सिटी बसाया था, और इल्तुतमिश ने, ये अकबर ने फतेहपुर सीकरी। तो क्या देखें, डी का एक है। देखिए, अब डी का एक यहाँ पर भी है, इस ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन डी में भी है। अभी भी हमारा उत्तर क्लियर नहीं हो पाया। अब आते हैं हम लोग आगरा सिटी की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना सिकंदर लोदी किया था। आगरा कहाँ? हाँ चलिए, ये हो गया आपका। तो बी का 4, तब बी का 4 आप देख सकते हैं किसमें है? इसमें है। यानी इस प्रकार से आपका ऑप्शन है। अब ए पूरी तरह से क्लियर हो गया। बाकी जो आपका क्या बच गया? अब आपका बच गया है जामा मस्जिद बदायूं। तो जो जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। कौन कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। तो इस तरीके देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक से ही ऑप्शन से काम चल जाता है, कभी कभी कम से कम 2 हो पता हो। अब फिर 3 तक आ गया तो आप प्रॉब्लम आ ही जाएंगे। इसलिए आपको पूरी बातें पूरी तरीके से पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो गया। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग 2 पर फिर से आगे सुमेलित करने वाला। फिर यहाँ देखिए, रणथंभौर दिया है, चित्तौड़ दिया है, देव दिया है, गुजरात दिया है। ठीक, यहाँ पर है उन राजाओं का नाम दिया है। देखिए, रणथंभौर जो है वो राजा कहाँ संबंधित था? तो रणथंभौर संबंधित हमीर देव संबंधी। किससे है? हमीर देव से। यानी कि एक अथिरी, देखते हैं एक अथिरी देख लीजिए, ऑप्शन डी में ही आ गया। यानी यहीं से आपका उत्तर क्लियर हो गया। लेकिन हम पूरी बात आपको बता दें। चित्तौड़, तो चित्तौड़ राणा रतन सिंह संबंधित है। देवगिरी है तो देव जिसे बोला जाता है, ये राजा रायचंद्र से संबंधित। कहाँ है? राजा रायचंद्र से। अब गुजरात आ गया आपका कर्णदेव। क्या आ गया? कर्णदेव। तो उत्तर तो आपको हम बता ही दिए, क्या हो गया? ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो गया। रणथंभौर हमीर देव, ठीक, और चित्तौड़ राणा रतन सिंह। और देव आपका कहाँ के चला गया? या देवगिरी राजा राय रामचंद्र, और गुजरात कर्णदेव। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। आते हैं, चलते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपसे कह रहा है कि पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। कहाँ पर अवस्थित थी? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। तो ये कहाँ पर है अवस्थित थी?
उत्तर बंगाल में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुंडवर्धन, देखिए पुंडवर्धन का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में हुआ है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुंडवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो पुंड देश के अंतर्गत आती थी, ठीक, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर आपका 4, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? यानी कि जो गौतम बुद्ध जी थे वो कौशाम्बी में, जो कौशाम्बी एक साम्राज्य था या राज था, उस समय किसका शासन चल रहा था जब गौतम बुद्ध वहाँ पर आए थे? तो शतानीक दिया है आपको, उदयन दिया है, बोधि दिया है, निकच्छु दिया है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदयन। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के कौशाम्बी यात्रा के समय उदयन नाम के प्रसिद्ध राजा का राज था। यह निर्धारण बौद्ध ग्रंथ है महावंश जैन ग्रंथ है स्थाविरावली में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 5 पर। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है, हरिया बृहत स्थल कहाँ पर है? भारत में हड़प्पा का बहुत ज़्यादा स्थल पाया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर है। तो एक नाम है हरिया स्थल है। तो ये स्थल कहाँ पाया जाता है? आपसे ये पूछेगा। राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो 5 का आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी में आपका क्या पड़ेगा? हरिया पड़ेगा। राखीगढ़ी में क्या पड़ जाएगा? हरिया पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, किसने किया? ये तो किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 1938 में हरिपुरा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगता है हम इस समिति का सुझाव इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक ना। यानी नेशनल प्लानिंग का कमेटी का गठन किसके कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपका उत्तर यहाँ क्या होगा? सी वाला ही बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को अनुदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो क्या नाम था उनका? गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके गुरु जी का नाम था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश पत्रकार H.W. निविन्सन जुड़े थे, किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो किस आंदोलन से ये संबंधित है? ये थे स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश पत्रकार H.W. निविन्सन जुड़े थे किस आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? मतलब कि किनका उसमें सबसे बड़ा सहयोग है? तो निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा, यानी कि जो यंग बंगाल आंदोलन है उनके पीछे हाथ किसका था? ये आपसे पूछा है। तो 9 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेनरी विवियन डी रोजियो। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह प्रवृत्ति राम मोहन राय के विचारों से भी ज़्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थी। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत युवा हेनरी विवियन डी रोजियो थे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 पे, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? उग्रवादी पूछ रहा है, तो उस नेता क्या नाम है? 10 का बिल्कुल सही क्या हो गया? WC बनर्जी, ठीक। चलिए इसमें लाल बाल पाल ये लोग क्या थे? उग्रवादी थे। बाकी WC बनर्जी नहीं थे। डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि जोड़ती है किन की चैनल, किन खाड़ी को जोड़ती है? आपसे ये पूछा है। ये जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। फिर से आगे आपका क्या करने वाला? मैं मिलाने वाला। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए पूछा है। अंधद्वीप किसे बोला मतलब कहाँ पर है? बेस का छत किसे बोला जाता है? हजारों झीलों का देश, मोतियों का द्वीप। तो देखिए आपका 12 के बिल्कुल से उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए अंधद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को बोला जाता है। बिस की छत पामीर का पठार बोला जाता है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को बोला जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन को बोला जाता है। देखिए तो अंधद्वीप किसे बोला गया? तो अंधद्वीप किसका कहा? अफ्रीका कहा गया। किसको कहा गया? अंधद्वीप। बिस की छत पामीर के पठार को। हजारों झील का देश किसे बोला गया है?
ये बोला गया है हजारों झील का देश फिनलैंड को बोला गया। किसको बोला गया? फिनलैंड को बोला गया। मोतियों का द्वीप किसे बोला गया? बहरीन को बोला गया। किसको बोला गया? बहरीन का। आइए हम लोग मैचअप कराते हैं कूट में। तो अंधद्वीप अफ्रीका, यानी कि 1 का 3, 1 का 3 देखिए आपका ऑप्शन बी में ही आ गया। आपको बिल्कुल सही उत्तर भी यहीं से फिक्स हो गया। चलिए चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर है किस पे? 13 पे चलते हैं। देखिए आपसे 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध यह है महानदी पर। कहां पर? महानदी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अच्छा, कथन वाले आपके प्रश्न आ गए आपके पास है। तो आपके पास कितने कथन? 4 कथन हैं। अब फिर उसमें सही उत्तर का चयन नीचे कूट के रूप में दिया गया। हमको बताना कि ABC सही है कि BCD सही है कि केवल C और D ही सही है, केवल A और D ही सही है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन चारों कथन को पढ़ते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। पूर्ववर्ती मतलब पूर्ववर्ती राज्यों की बात कर अरावली, लेकिन अरावली है किधर? अरावली देखा जाए तो उत्तर साइड में पड़ता नहीं, राजस्थान साइड में पड़ता है। तो देखिए, तो अब ये बात आपकी सही है गलत है? दूसरा पहले पढ़ लिया जाए। राजस्थान की सभी नदियों को उद्गम अरावली से है, यानी कि जो राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं वो अरावली से ही निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस करिएगा आप लोग। फिर कह रहा है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। ठीक। चौथा कह रहा है अरावली प्रदेश के धात्विक खनिजों में समृद्ध है। ये तो बात हमको सही लग रही है। कौन सी? डी। तो डी देखिए पहले तो कट गया, ये तो फिक्स है कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, मतलब डी कथन बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखिए, अब हमारा BCD ही कोई एक उत्तर होगा। अब आपसे कह रहा है पहले फिर से, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बिल्कुल सही। अरावली कहने वाला अरावली वहां तक फैला ही नहीं है पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए भी सही हो गया। बी क्या कह रहा है कि हमारा ए और डी अभी तक निकला। ये देखिए AD आ भी गया, ए और डी आ गया। ए और डी कहीं है भी नहीं। बाकी अब राजस्थान की सभी नदी, नहीं बिल्कुल सही, ऐसा है ही नहीं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से नहीं है, नहीं। तो ठीक है, चलिए अब आपका क्या हो गया? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकते हैं, यानी पूर्ववर्ती विस्तार तक अरावली नहीं फैला हुआ है। फिर अरावली प्रदेश को धात्विक खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही। अरावली में जो पर्वत वहाँ बहुत ज़्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन हम आते हैं अब हम लोग 15 पर। देखिए 15 आपसे क्या कह रहा है? 2011 जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है किस सिटी का है? ये आपसे पूछा है। तब 15 के बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा? दमन एवं दीव। ये दमन नहीं, दमन होना चाहिए, दमन एवं दीव में। ठीक। तो देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम 868, कितना? 868। एक कहने मतलब कि लिंगन, देखिए पहले फिर पढ़ते। अच्छा, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम है लिंगानुपात दमन एवं दीव का। 1000 में से कितना? 618। कितना? 618। ये 868 आपका 1000 में से कहाँ का है? ये है दिल्ली का है। किसका है? दिल्ली का है। तो देख लीजिए कितना, 1000 में से कितना? 618। तो जनगणना 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन उत्पन्न अनुपात क्या है? किस स्टेट का है? स्टेट बोले तो या सिटी कह सकते हैं, यहाँ पे दमन एवं दीव का है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है। बहुराष्ट्रीय तो मतलब किसको बढ़ावा देना है ये पूछ रहा है। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण की नीति को, उदारीकरण की नीति को, निजीकरण की नीति को। ये तो सभी, तो आपका क्या हो जाएगा? सभी को। वैश्वीकरण की नीति को, उदारीकरण की नीति को, निजीकरण की नीति को। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर। भारत में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था, किस सन में ये लागू हुआ था? 17 क्या हो जाएगा? ये हुआ था सन 2016 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देखिए आपसे क्या बोल रहा है, फिर आ गया आपका कूट वाला। एक साइड में आपको फसल दिया है, एक साइड में बीमारी के नाम, यानी कि कौन सी फसल में कौन सी बीमारी होती है आपसे ये पूछा है। तो देखिए आपका 18 का क्या हो जाएगा? धान है, जो कहाँ गया धान? धान में तो हम जाते खैरा होता है। क्या होता है? खैरा। अगर हमारा बी का 3 निकल जाए तो हमारा आंसर क्लियर। देखिए बी का 3 आपका किस में है? बी में है और डी में। इस प्रकार से आपका सी और ए तो कट गया। चलिए अब उसके बाद जब धान में खैरा होता है तो गन्ना में होता है रेड रॉट होता है। कहाँ? गन्ना में क्या होता है?
रेड रॉट होता है। तो देखते हैं ए का 2, हाँ बिल्कुल सही। कहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें नहीं आया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन है 18 का बी बिल्कुल सही हो गया। अब 18 का बी बिल्कुल सही हो गया, यानी कि ए का 2 क्या होगा, गन्ना में कौन सी बीमारी होती है, रेड रॉट होती है। उसके बाद देखिए बी का थ्री बोल रहा है, तो बी का थ्री चलते हैं। तो धान में क्या होता है, खैरा रोग होता है। अब देखिए सी का 4 क्या कह रहा है, अरहर में उखटा या विल्ट, अरहर में उखटा तो विल्ट है। और आलू में झुलसा, आलू में कौन सी बीमारी होती है, झुलसा बीमारी होती है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है, यानी मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसको होता है, ये आपसे पूछा है। तो 19 का क्या हो गया, ऋणी को। किसको होता है, जो क्या होता है, ऋण लेता है, उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया। क्या देखिए, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, यानी कि रुपया क्या होता है, कम होता, उसका रेट डॉलर की अपेक्षा कम होता चला जाता है, गिरता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग किस पर, 20 पर। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा है। तो इसमें आपसे क्या, कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत करना, सीमा शुल्क की दरों को बहुलता में कमी करना, ये तो कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना। तो आपका ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही हो जाए, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। कह रहे कि भारत में कर सुधारों को उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने को उपायों को सुझाना, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल